हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की ये क्लास। तो आज की क्लास में हम करेंगे आपके 3 अगस्त के करंट अफेयर्स। ठीक है, ये 3 अगस्त की क्लास आपकी थोड़ा रह गई थी, तो आज हम इसको कवर करते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले, वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कवर किए हैं। ठीक है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट, एक बार आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप कंप्लीट अपडेट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए आपकी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो बताइए, 10 मीटर राइफल, 150 मीटर राइफल, 50 मीटर या 100 मीटर। ये रेंज होती है, इसका मतलब होता है कितनी दूर से खिलाड़ी फायर कर रहा है, कितनी दूर से निशाना लगा रहा है। तो जो भारतीय निशानेबाज है स्वप्निल, ठीक है, तो स्वप्निल ने ये जो मेडल जीता है, ये जीता है आपका 50 मीटर राइफल में। ठीक है, तो इन्होंने 50 मीटर का जो इवेंट था वो लिया है और इसमें इन्होंने ये मेडल जीता है। ठीक है, तो स्वप्निल का तो नोट रखिएगा कि इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्वप्निल जो है, ये 50 मीटर राइफल में जो इन्होंने 3 पोजीशंस में ये मेडल जीता है ओलंपिक में, ये भारत के महिला या पुरुषों में अभी तक के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये मेडल जीता है। ठीक है, इससे पहले आपको पता है मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल, जो एयर पिस्टल है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और उसके बाद इन्होंने मिक्स्ड में भी ब्रॉन्ज जीता है सरबजोत सिंह के साथ। फिर बात आती है स्वप्निल की। स्वप्निल ने एक मेडल लिया है, एक ब्रॉन्ज इन्होंने लिया है। स्वप्निल वास्तव में कहां से बिलोंग करते हैं? तो स्वप्निल जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न को कवर करते हैं। चलिए, प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है, इनका जो संबंध है वो किस खेल से था? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या दौड़? देखिए, ये क्रिकेटर थे। जो अंशुमन गायकवाड़ हैं ये एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। ठीक है, और ये जो कोच हैं इनके, ये क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं अंशुमन गायकवाड़। ठीक है, 31 जुलाई में इनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कहां से ये थे? ये थे आपके गुजरात राज्य से। भारत के लिए इन्होंने 40 टेस्ट और 15 वनडे इंटरनेशनल इन्होंने खेले। पहला टेस्ट मैच इन्होंने खेला था 1974 में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। ठीक है, और खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पहला वनडे मैच इन्होंने खेला 1975 में इंग्लैंड के खिलाफ। और इन्हें वर्ष 2018 में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है गट्स एमिड्स ब्लड बाथ, द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव। इनका नाम आएगा कंप्लीट तो आपको पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भीतर एक उप वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको ये समझना चाहिए कि ये प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए, पहले अब हम इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, क्या हुआ है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, इनके नेतृत्व में क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 हमारे न्यायाधीशों की एक पीठ बैठी और उसने ये फैसला सुनाया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण है उसको अनुमति दी जाएगी। आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है, देखिए, एससी हो गई और एसटी कैटेगरी। अब तक क्या यहाँ आरक्षण कैसे मिलता था जी? एसटी को मिल गया और एसटी को मिल गया। परंतु आप जानते हैं कुछ एसटी वर्ग इतने संपन्न हैं कि उन्हें किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। कुछ एससी वर्ग इतना कमजोर वर्ग है कि उसको आरक्षण की अभी बहुत आवश्यकता है। यही काम एससी वर्ग में है और यही काम एसटी वर्ग में है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि देखिए, इसे ना कैटेगरी कर दीजिए कि यदि इसको आरक्षण की आवश्यकता, जो संपन्न है पूरी तरह से, यदि उसको आरक्षण की आवश्यकता कम है और दूसरे व्यक्ति को, यानी मान लो बी पार्टी जो है उसको, वो एक ऐसी कैटेगरी का है और उसे बहुत ज्यादा आरक्षण की आवश्यकता है, तो उन्हें प्रायोरिटी दी जाए और इनका आरक्षण कम कर दिया। ये बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको जान लेते हैं कि ये 7 जजों की पीठ थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एससी एसटी का जो आधार है इसको लाभ के लिए पिछड़ेपन के आधार पर विभिन्न समूहों में वो कर दिया जाए, इन्हें वर्गीकृत कर दिया जाए, उप वर्गीकृत कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 6-1 के बहुमत से 2004 में एक निर्णय आया था, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया था कि एससी का और एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको सेम रहने दिया जाए।
एज इट इज रहने दिया जाए। लेकिन 2004 के इस बहुमत को, ये जो था ईवी चिनैया का जो ये फैसला था, इसको कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। ठीक है, ये अब एक्सेप्ट नहीं होगा। तो संविधान का जो अनुच्छेद 341 है, उसके तहत अनुसूचित समझे जाने वाली जो जाति है, उनको राष्ट्रपति सूची से ये बाहर कर सकती है। देखिए, इस पर ये बड़ी बहस हुई है और ये डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा, बहुत अच्छा डिसीजन ये रहेगा। ये जो हमारे अभी चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने बताया है कि जो अनुसूचित जनजाति है वो सवर्ण नहीं है और इसका एससी और एसटी उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी नहीं है। न ही अनुच्छेद 15 और 16 को एक जाति का उपवर्गीकरण करने से रोकते हैं। अब साथियों, आप बताइए कि यदि आप इस चीज से सहमत होंगे पूरी तरह कि एससी और एसटी जब दो चीजों में ये डिवाइड है अलग अलग, और इनमें जिसको आरक्षण की ज्यादा आवश्यकता है उसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य क्या है, राज्य सरकार क्या है, पिछड़े लोगों को सुप्रीम कोर्ट और एससी एसटी रिजर्वेशन में भी अधिक जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। यानी कि इसमें अब इसमें कैटेगरीज बन जाएंगी, जैसे कि एससी है और एसटी है, इसमें कैटेगरीज हो जाएंगी। सपोज करो फर्स्ट, सेकंड, हो सकता है थर्ड, इनमें इस तरीके से कैटेगरी हो जाए। हो सकता है ए बी सी करके 3 कैटेगरी इसमें हो जाए। ए में ये लोग आएंगे, बी में ये लोग आएंगे, सी में ये लोग आएंगे, यानी एक क्लियर हो जाए कि हो सकता है ये इनकम से ले, मंथली से, या कैसे भी ले। चलिए, ये एक अच्छी पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुसेना अभ्यास है तरंग शक्ति, इसका जो आयोजन है ये आपका किस राज्य में किया जाएगा? तो तरंग शक्ति 2024 का जो आयोजन है ये आपका तमिलनाडु और राजस्थान में किया जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2 चरणों में ये किया जाना है। आपको पता है तरंग शक्ति का भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डा अभ्यास है ये, जो अमेरिका की एयरफोर्स के साथ रेड फ्लैग से ये प्रेरित है। और अभ्यास का पहला चरण आपको पता है ये 6 अगस्त से शुरू हुआ और 14 अगस्त तक कहाँ होगा, तमिलनाडु में होगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहाँ होगा, 1 से 14 सितंबर होगा और ये राजस्थान में होगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं? इसमें हिस्सा ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई और यूएस। उद्देश्य क्या है इसका? भारत में तेजी से बढ़ते स्वदेशी रक्षा पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें और क्या हिस्सा ले रहा है? इसमें वायुयान जो हमारा मिग 29 है वो इसमें हिस्सा ले। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला जाएगा? इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटेड स्कूल आपका कहाँ खोला जा रहा है? ये आपका खोला जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देश का पहला है। जहां देश का पहला आ जाए उस पे तो डबल टिक लगाओ और पूरी तरीके से उसे नोट करके रख दो, हाईलाइट कर लो कि ये देश का पहला 3D स्कूल कहाँ बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, कहाँ? ईटानगर में। समझ गए? ईटानगर के पाचिन में ये बनेगा और ये स्कूल है, ये 2 महीने में बनकर तैयार हुआ है और ये काफी अफोर्डेबल प्राइस पर है और ये बड़ा सस्टेनेबल है। आगे क्या है? भारत का पहला 3D प्रिंटिंग जो है डाकघर। अब देख लीजिए, ये तो हमें स्कूल बनेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में, बात हो रही है भारत के पहले 3D प्रिंटिंग डाकघर की। ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में आपका खोला गया था। 3D प्रिंटिंग क्या है? एक्चुअली 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें डिजिटल डिजाइन को आसानी से आसान वस्तुओं में, असली वस्तुओं में बदल दिया जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं? कस्टमाइजेशन है, वस्तुओं को आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है। प्रिसीजन है, उच्च सटीकता और कॉम्प्लेक्स डिजाइन को बनाना इसमें पॉसिबल है। और है कॉस्ट इफेक्टिव। दरअसल पारंपरिक जो मैन्युफैक्चरिंग विधि है उनकी तुलना में छोटे उत्पादन के लिए सस्ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 की थीम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए 2024 की थीम रही है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की। ये थीम है क्लोज द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। थीम याद रखिएगा। तो देखिए हर साल क्या होता है, अगस्त जो पहला वीक है, आप ये पूरा वीक के रूप में मनाया जाता है, किसी एक दिन को हम नहीं मनाते। तो जो अगस्त का फर्स्ट वीक होता है, अगस्त का जो पहला वीक है, पहला सप्ताह है, इसको हम 1 से लेके 7 तारीख को इसको हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीड वीक के रूप में मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या रही है? क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। तो देखिए ये जो मनाने की शुरुआत हुई थी, पहले क्या हुआ था, 1990 में प्रस्ताव रखा गया था और पहली बार मनाया गया 1992 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना,
और कभी भी और किसी भी समय ब्रेस्ट फीडिंग कराने की महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उनका समर्थन करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कहता है प्रश्न। तो देखिए ये पेश किया गया है नित्यानंद राय द्वारा। तो ये क्या है, गृह राज्य मंत्री हैं हमारे नित्यानंद राय और इन्होंने ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो अमेंडमेंट विधेयक है ये पेश किया है। ये विधेयक क्या है, 2005 की जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसको ये अमेंड करेगा, उसमें ये सुधार लाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं की प्रोविजंस क्या है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कार्य को कुशल बनाना इसका उद्देश्य है। ये जो विधेयक है हमारे देश में और राज्य स्तर पर जो आपदा है, आपको पता है जो आजकल आपदा यानी कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं हमारे पहाड़, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको करने के लिए जो तैयार रहें, इसको हमें अपडेट करने की आवश्यकता है, उसके लिए ये विधेयक तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये विधेयक क्या करेगा, देश के और राज्य के स्तर पर एक आपदा डेटाबेस तैयार करने की मांग करता है ये। और इस विधेयक में क्या होगा कि जो राज्य की राजधानी है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले बड़े शहर हैं, उनके लिए शहरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रावधान किया जाएगा। देखिए ये कितनी अच्छी बात है। अब तक क्या है, एक तो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक है स्टेट। आपने देखा होगा जब कहीं आपदा आती है, बाढ़ आती है तो एनडीआरएफ आती है, ये नेशनल है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और एक आती है एसडीआरएफ, ये है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। देखिए अब ये जो एक्ट लाया गया है ये इसलिए लाया गया है कि जिस भी जिले, अब ये जिले में भी ला दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ला दिया जाए, क्योंकि जब कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो उसे एकदम एक्शन लिया जा सके, क्योंकि स्टेट से यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है, जिस कारण भारी नुकसान होता है, जान और माल दोनों का, और सबसे ज्यादा जान का नुकसान होता है। इसलिए ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको लाने की तैयारी है। तो इसमें क्या है, राज्य सरकारों द्वारा जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है उसके गठन का प्रावधान है, और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 है इनको और अपडेट करने की आवश्यकता है। देखिए आपको पता है भारत में आपदाओं से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए ये अधिनियम कब बना था, 2005 में, 23 दिसंबर 2005 को। इसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं, आपदाओं के प्रभाव को कम करना और आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस एक्ट को नोट कर लीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब है, कब कब का है ये, 2005। अब क्या है एनडीएमए, एनडीएमए को हम लिखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये क्या है, दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन है उसके लिए नीति बनाना और समन्वय करना इसी का कार्य है। ठीक है, अब क्या है, ये तो हो गई, मैंने आपको बताया ना एनडीएम, अब ये हो गई एनडीएम, अब है एसडीएम यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये राज्य का अंडर में हो गई। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, संबंधित जिस राज्य में है, हर राज्य में ये है, और प्रत्येक राज्य से जो संबंधित मुख्यमंत्री है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य स्तर पर जो आपदा प्रबंधन है नीति उसका निर्माण और कार्यान्वयन करना। समझ गए अब आपको समझ गए हैं। 2005 के इस एक्ट के तहत एक तो एनडीएमए है और एक क्या है, एसडीएमए। समझ गए, अभी तक ये था। तो ये क्या चाहते हैं, अब ये क्या है, डीडीएमए होने वाला है, यानी मतलब डीडीएमए है तीसरा पार्ट इसका, वो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जिले के कलेक्टर होते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, जो मतलब उद्देश्य है वो है जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना बनाना और कार्यान्वयन करना, क्योंकि जब आपदा कहीं आएगी, किसी जिले में तो आएगी, उस जिले का संबंधित कार्य उस जिले की जिम्मेदारी बन जाती है। अब क्या है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अध्यक्ष होते हैं आपके केंद्रीय गृह सचिव, और इसका काम है एनडीएमए की नीतियों और योजनाओं को कार्यान्वित करना। अब देख लिए एक के ऊपर एक है किस तरीके से ये चैनल बनाया गया है। अब आप समझ गए होंगे। देखिए देश हमारा इस समय बड़ी ऐसी स्थिति से जूझ रहा है कि कहीं भूस्खलन है, कहीं बाढ़ आई है, कहीं क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। अभी आपने देखा केरल के वायनाड में कितना बुरा हाल है, कितना बड़ा आंकड़ा मौत का छू गया है, लोगों को कितने बड़े स्तर पर लोग मरे हैं। तो देखिए ये एक बड़ी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे निपटने के हमें तैयार रहने की आवश्यकता है अब। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है, इंडोनेशिया, लाओस, सिंगापुर या श्रीलंका। तो देखिए ये डाक टिकट जारी किया है आपका
लाओस में। ठीक है, तो क्या है, एक्सटर्नल हमारे अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो इन्होंने लाओस की यात्रा के दौरान क्या हुआ, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ये लाओस, इसने अयोध्या की रामलला की तस्वीर का एक पोस्टेज स्टैंप जारी किया है। ठीक है, और ये भगवान राम पर स्टैंप जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को इंपोर्टेंट लिख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। चर्चित हुल्लोंग गापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो देखिए, जो हुल्लो गापार गिब्बन है ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में स्थित है। ठीक है, तो अब क्या ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि जो होलन गुप्पर ये गिब्बन जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके कुछ हिस्सों में तेल और गैस की खोज के लिए इसने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1997 में। ये भारत की एकमात्र सेंचुरी है जिसका नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है। गिब्बन क्या है, ये बंदर की एक प्रजाति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? श्रीनगर, ग्वालियर, बुरहानपुर या पटना? तो देखिए, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में जगह बनाने वाले का नाम है श्रीनगर। आपको पता है जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, इसको WCC यानी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता दी गई। ठीक है, और ये भारत का चौथा शहर बन गया। इससे पहले 3 शहर कौन कौन से हैं? इससे पहले हैं राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का मामल्लपुरम, इन्हें 2015 में मिला था, और कर्नाटक के मैसूर को 2018 में इस सूची में शामिल किया गया। अब श्रीनगर के प्रमुख क्राफ्ट क्या क्या है जिसके लिए उन्हें ये शामिल किया गया है? तो इसमें है कालीन की बुनाई, यहाँ का शॉल, पेपर माची, खत्म बंद, लकड़ी की नक्काशी, कंडीकारी, तांबे के बर्तन, टीला वर्क, ये वहां का वर्क है जिसके कारण इन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए, जो जयपुर है उसको जयपुर और मामल्लपुरम जो है कश्मीर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है, और तमिलनाडु का जो ये मामल्लपुरम है इसको पत्थर शिल्प यानी पत्थर पर नक्काशी के लिए ये प्रसिद्ध है, इसलिए इसको ये शामिल किया गया है। WCC क्या है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये है, और वैश्विक शिल्प कौशल का संरक्षण इसका उद्देश्य है, और पारंपरिक शिल्प का प्रचार और शिल्प की उन्नति के लिए कार्य करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। सभी इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी भी 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने सबने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।